दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे द्वारा निर्धारित 10वीं कक्षा के लिए संयुक्त हिंदी कंपोजिट हिंदी में दी गई पहली कविता सोंधी सुगंध, जो कि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक द्वारा रचित है। इस कविता को हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राओं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कविता को सरल शब्दों में समझाया हुआ है। कविता में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ भी मैंने बतलाया है। कविता की संपूर्ण व्याख्या के बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्वाध्याय को भी हल करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे ज़रूर बतलाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने क्लास फेलो, क्लासमेट्स, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कविता सोंधी सुगंध को। स्टूडेंट्स, ये चित्र जो आप देख रहे हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक का ये चित्र है और इन्होंने ही इस कविता की रचना की है, जिसका शीर्षक सोंधी सुगंध है। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। कवि कृपाशंकर शर्मा अचूक जी का जन्म 1949 में उत्तर प्रदेश का एक शहर है एटा, वहाँ पर हुआ था। और इनका परिचय आप इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं कि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ एक कवि के तौर पर नहीं, बल्कि एक समीक्षक के रूप में भी ये जाने गए हैं। आपने गीत, गज़ल, कविताओं को, दोहे और समीक्षाएं भी लिखी हैं। इसके साथ ही साथ आपने यानी अचूक जी ने, कवि ने बाल गीत, बच्चों से संबंधित गीतों को, कविताओं को लिखा है। बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन कार्य इनके माध्यम से हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि मात्र एक कवि नहीं, बल्कि एक कहानीकार, एक समीक्षक के रूप में भी डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी को जाना जाता है। इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकों, कुछ रचनाओं, कुछ कृतियों का यहाँ पर हम नाम देख लेते हैं। जैसे फिर भी कहना शेष रह गया और नदी उफान भरे, ये इनके द्वारा रचित गीत हैं, जो कि गीत संग्रह में संग्रहित किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। और उसके बाद गीत खुशी के गाओ तुम, ये बाल गीत है, बच्चों से संबंधित कविताएं, और इसी आधार पर इसका शीर्षक भी बाल गीत संग्रह दिया गया है। आदि यानी इससे हटकर कहानियां, समीक्षाएं भी इनके द्वारा रचित हैं, परंतु यहाँ पर मात्र इन जो संग्रह है, जो गीत संग्रह है, बाल गीत संग्रह है, वही आपको यहाँ पर बतलाया गया है। आगे हम जो कविता पढ़ने वाले हैं सोंधी सुगंध, तो उसका यहाँ पर संक्षिप्त परिचय बहुत ही शॉर्ट रूप में कि इस पूरी कविता में डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी ने बतलाना क्या चाहा है, उसे चंद पंक्तियों के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रस्तुत गीत, जिसका शीर्षक सोंधी सुगंध है, इस गीत में कवि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी ने वर्षा ऋतु, बारिश के सीजन का, रेनी सीजन का वर्णन किया है।
वर्षा ऋतु में प्रकृति यानी नेचर, कुदरत के विविध रूपों, मतलब पेड़ पौधों का, नदी नाला तालाबों का इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों का, बदलावों का यहाँ पर सजीव, ऐसा लगता है बिल्कुल सामने दिखलाई पड़ रहा हो, इस अंदाज में मनोहारी, मन को हरने वाला, मन को लुभाने वाला, इस अंदाज में वर्णन किया है। यानी कुदरत के माध्यम से जो कुदरती नज़ारे चारों तरफ दिखलाई पड़ते हैं, चारों तरफ जो हरियाली, नदी नालों में पानी भर जाना और मेंढकों को बोलना, ये तमाम चीज़ें जो अलग अलग अंदाज में हमें बारिश के मौसम में दिखलाई पड़ती हैं, उसका यहाँ पर शब्द के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से कवि कृपाशंकर जी ने अभिव्यक्ति दी हुई है। तो चलिए अब हम एक एक पंक्ति के माध्यम से शाब्दिक अर्थ को देखते हुए सरल भावार्थ में, सरल व्याख्या में इनकी कविताओं को हम समझेंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब देखिए, जब गर्मी का जो मौसम होता है मई जून वाला, इसी के फौरन बाद बारिश की शुरुआत होती है। और बच्चों, आपने भी देखा होगा कि जब गर्मी बहुत तपती वाली गर्मी होती है, परेशान कर देने वाली गर्मी होती है, कि हम परेशान हो जाते हैं गर्मी से, पसीने से लथपथ हमारा बदन रहता है, न केवल हम, परिंदे, पशु, पेड़ पौधे सब मुरझा जाते हैं। उस वक्त जब बारिश की पहली बूंद जमीन पर, धरती पर गिरती है, अब यहां पर देखिए जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें बारिश होती हुई होता हुआ बतलाया गया। और जब जमीन पर ये बूंदें गिरती हैं तो एक अजीब सी सौंधी सी सुगंध, एक खुशबू उठती है और वो हमारे मन को मोहित कर लेती है। एक अजीब सी खुशबू, महक जो है, हमारे मन को आकर्षित करने लगती है, हमारा मन खुशियों से भर उठता है। बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। अब देखिए, यहां पर इस चित्र के माध्यम से आप इसको भलीभांति समझ सकते हैं। धरती को धरती माता के स्वरूप बतलाया गया है कि जब बारिश होती है, बादल बरसते हैं, तो खुशी में धरती माता अपनी आंखें खोलकर अपनी खुशी को, अपनी प्रफुल्लता को, अपनी प्रसन्नता को जाहिर करते हुए दिखलाई पड़ती है। चारों तरफ का नजारा मनोरम, मनोहारी हो जाता है, हमारा मन गदगद होने लगता है, हमारा मन उस नजारे में पूरी तरह से खो उठता है। तो चलिए अब इन पंक्तियों में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं कि सोंधी शब्द का अर्थ सुगंधित, महकने वाला, खुशबू से भरा हुआ। माटी शब्द का अर्थ मिट्टी होता है और बादल, जिसे आप क्लाउड कहते हैं, उसे हिंदी में समानार्थी रूप में मेघ और घन कहा जाता है। अब हम कविता का सरल भावार्थ देख लेते हैं कि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि शर्मा जी ने क्या समझाना चाहा है कि सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। कवि कह रहे हैं कि बारिश के ऋतु में, बारिश के मौसम में जब पहली पहली बार बारिश होती है तो मिट्टी से एक सोंधी सोंधी सी महक, खुशबू उठती है। उस समय का वर्णन करते हुए कवि डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी कहते हैं कि सोंधी सुगंध मिट्टी से कहती है कि देखो, बादल के बरसने के बाद धरती के मनमोहक दृश्य, यानी जमीन पर जो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, उस मन को मोहने वाले नज़ारे को देखने के लिए किसने? धरती ने आंखें खोल दी। तो इस प्रकार से इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि अचूक जी ने इन भावों को अभिव्यक्त किया है। अगली चार पंक्तियों का भावार्थ यहां पर देख लेते हैं कि चारों ओर हरियाली कहे मयूरा, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहां पर नहीं अकेला, होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। देखिए कितना खूबसूरत चित्र। मोर एक ऐसा राष्ट्रीय पक्षी जिसे हर एक इंसान प्रिय करता है, पसंद करता है, प्रेम करता है, स्नेह करता है। बच्चों, कठिन शब्दों का अर्थ यहां पर देख लेते हैं। धरती, धरा
पृथ्वी। आंखों के लिए नेत्र और नयन शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। मयूरा मोर, जिसे आप पिकॉक कहते हैं। अब इन 4 पंक्तियों का भावार्थ हम देख लेते हैं कि चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। भावार्थ देखिए, कवि कहते हैं कि बारिश होते ही चारों तरफ का नजारा हरा भरा हो जाता है। आप अगर गांव ग्रामीण इलाके से संबंधित हो गए तो बारिश के मौसम में देखिए कितना खूबसूरत नजारा हमारे मन को मोहता हुआ दिखलाई पड़ता है। उस हरे भरे मौसम से मोहित होकर मोर भी मस्ती में नृत्य नाचने लगते हैं, जो कि उनका बरसों का सपना रहता है। इस मौसम का आनंद लेने के लिए, मौज उठाने के लिए वो अकेला नहीं, अपनी पूरी टोली, अपने पूरे झुंड के साथ इस मौसम का, इस ऋतु का आनंद लेगा, ये उसकी सोच रहती है। पूरे साल का इंतजार रहता है। वर्षा के मौसम में, इस बारिश के मौसम में सौंधी सी सुगंध मिट्टी से बातें करती है, ऐसा प्रतीत होता है। अगली 4 पंक्तियों का भावार्थ हम समझेंगे। पहले हम उनके कठिन शब्दों को देख लेंगे। कवि 4 पंक्तियां ये हैं कविता की कि बाग बगीचे ताल तलैया, सब मुस्काएं झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाएं, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बच्चों, कठिन शब्दों का भावार्थ, शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तरु यानी पेड़, वृक्ष, पवन यानी वायु, और यहाँ पर सौंधी और सुगंध और माटी, इन शब्दों का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसका सरल भावार्थ देख लेते हैं कि कवि इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। कि जब बारिश होती है तो धरती पर जहां तक निगाहें दौड़ाएं आप, जहां तक आपकी निगाहें जाती हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती। बाग बगीचे रिमझिम बरसती हुई बूंदों, बरसते हुए पानी से खुशी मनाते हैं। छोटे बड़े ताल, तालाब, पोखर सब पानी से भर जाते हैं। तो छोटे बड़े ताल, तालाब सब पानी से लबालब भरे हुए खुश दिखलाई पड़ रहे होते हैं। पेड़ पौधे झूमते हुए इस मौसम में खुशी के गीत गाने लगते हैं। इस मौसम में हवा दिल खोल कर बहती हुई प्रतीत होती है। और ऐसे में कवि क्या कह रहे हैं कि सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, कि खुशबू इस मौसम में, वो सौंधी सी खुशबू, जब बारिश की पहली बूंद धरती पर पड़ती है तो जो उठने वाली खुशबू है, ऐसा लगता है कि इस मौसम में मिट्टी से बातें कर रही होती है। अगली 4 पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। यहां पर सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। कठिन शब्दों का अर्थ यहां पर देखते हैं। सागर समंदर, समुद्र, मंसूबा प्लानिंग, योजना, श्रृंगार सजावट, डेकोरेशन एक तरह का। और अगला जो शब्द है रोली, और इसे जो है आप हल्दी और चूने का चूर्ण, मिक्सचर जो होता है पाउडर, उसे रोली कहा जाता है। अब कविता का भावार्थ देख लीजिए आप कि इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि अचूक जी क्या बतलाना चाह रहे हैं कि सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। इस धरती को खुशियों से भरने की जो योजना समुद्र की थी, समंदर की थी, उसमें वो कामयाब हो जाता है। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। दुनिया को हरा भरा देखकर उस खुशी में वो खुद को ही भूल जाता है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बारिश होते ही बच्चों, बारिश होते ही धरती सजी संवरी सी, खूबसूरत सी, मन को भाने वाली सी लगने लगती।
ऐसा लगता है चारों तरफ रंगीन खूबसूरत वातावरण और उस वातावरण से पेड़ पौधों की रोली शोभा दे रही हो, इस प्रकार की प्रतीति होती है। और सोंधी सी सुगंध जो है वो मिट्टी से बातें कर रही होती है, इस प्रकार यहां पर प्रतीत होता है। अगली 4 पंक्तियां देख लेते हैं कि पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बच्चों, ये कविता के जो चंद पंक्तियां हैं, ये काव्य संकलन जो है अचूक जी का गीत भरे, उसमें नदी उफान भरी, ये इनका कलेक्शन है। इनमें से ये जो सोंधी सुगंध की चंद पंक्तियां आप लोगों ने पढ़ी, आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो इस पुस्तक से ली गई, इस कलेक्शन से लिया गया है। चलिए हम इनके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पावस, बारिश का मौसम, रेनी सीजन होता है ना, वर्षा ऋतु। मधुमास, बसंत ऋतु। विश्वास, यकीन, भरोसा। नत, झुकना, मस्तक, चेहरा, आपका माथा। कवि का यहां पर उपनाम दिया गया है। पद का अर्थ होता है कदम। पुष्प यानी फूल। सदा सदा हमेशा से। हंसी ठिठोली, हंसी मजाक करना। और सोंधी यानी हल्की सी वो महक जो बारिश की पहली बूंद जमीन पर पड़ती है तब। और माटी यानी मिट्टी। अब हम यहां पर उसके भावार्थ को देख लेते हैं कि वर्षा ऋतु का बसंती मौसम, बहुत ही खूबसूरत मौसम, मौसम की रानी जिसे आप कह सकते हैं, संसार के सभी लोगों में एक नई आशा, एक नई उम्मीद की किरण पैदा करता है। मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। बरसती हुई बूंदें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे वर्षा ऋतु अपने सिर को झुकाकर धरती माता के चरणों में बारिश की बूंद रूपी फूलों को चढ़ा रही हो। पद पुष्प चढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। खुशियों को, ये वर्षा ऋतु का ये दौर हमेशा से ही ऐसे ही बरसता रहा है, खुशियों को लुटाता रहा है, मन को लुभाता रहा है। बारिश के इस मौसम में सोंधी सोंधी सी खुशबू, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी से बातें कर रही है। तो बच्चों, यहां पर कविता का भावार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार से था। अब हम आगे की स्लाइड के माध्यम से आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पर जो स्वाध्याय के लिए सूचनाएं दी गई हैं, अभिव्यक्ति, भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन दिया गया है, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। स्वाध्याय। सबसे पहले सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। अब यहां पर आपको जो प्रश्न दिया जाएगा वो ये कि मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन, बदलाव। अब आपको कविता से, जो आपको कविता का परिच्छेद दिया जाएगा पैराग्राफ की शक्ल में, उनमें से 4 बिंदु, ये जो 4 यहां पर दिए गए हैं, कि बारिश होने के बाद परिवर्तन, बदलाव क्या आया। चारों ओर हरियाली छा गई, ये पहला बिंदु, आप पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा, बाग बगीचे ताल तलैया मुस्कुराने लगे। तीसरा, मस्ती में पेड़ गीत गाने लगे। चौथा, पवन मस्त होकर चलने लगी। तो ये स्वाध्याय में आपको इस तरह से दिया जाए और आपको इसका आंसर इस तरह से लिखना रहेगा। अगला, कृति पूर्ण कीजिए। दूसरा है ये कि सुगंध मिट्टी से बोली। क्या बोली? आपको 4 बॉक्स रहेंगे, उनमें आपको ये 4 बिंदु पॉइंट्स लिखने रहेंगे। कि बादल बरस गया है, ये पहला बिंदु हो गया। धरती ने अपनी आंखें खोल दी, दूसरा हो गया। चारों तरफ हरियाली छा गई है, तीसरा। और चौथा, मोर का सदियों का सपना पूरा हो जाए। उसके बाद बच्चों, अगला यहां पर है कि गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए। देखिए, व्याकरणिक, ग्रामेटिकल, जिसके बारे में मैं आपको स्वतंत्र, सेपरेट, अलग अलग ग्रामर से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं, जो भी खंड हैं, वो मैं आपको बाद के वीडियो में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। बट यहां पर आपके यहां
दिया गया स्वाध्याय में। तो इसका उत्तर क्या होगा वो आप यहां पर देख लीजिए। देखिए यहां पर शब्द फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर है और उसका क्रिया रूप क्या होगा वो यहां पर दिया गया है। तो पहला बाग बगीचे ताल तलैया, ये आपकी जो पहली जो कविता दी गई है, कविता में जो दिया गया है कि बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, तो यहां पर मुस्काए मुस्काना, ये इसका क्रिया रूप है। फिर दूसरा आप यहां पर देख सकते हैं, झूम झूम कर मस्ती में तरुगीत गाए, सुनाए सुनाना। मधुमास आस विश्वास बढ़ाए, बढ़ाता मतलब बढ़ाना। धरती ने आंखें खोली, खोली खोलना। तो इस प्रकार से ये मुस्काए, सुनाए, बढ़ाता, खोली, इनका क्रिया रूप ये होगा। यही आपका आंसर है, ये आपको लिखना रहेगा। उसके बाद उपसर्ग, चौथा वाला जो है, प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। अब देखिए यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है, इसके बारे में मैं डीप में आपको अलग से वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। यहां पर इन शॉर्ट आप समझिए कि कोई भी शब्द के पहले जब कुछ वर्ण, लेटर, अक्षर जुड़ जाते हैं तब वो उपसर्ग कहलाता है, और शब्द के अंत में जब कोई वर्ण, अक्षर जुड़ता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, दो शब्द दिए गए, उनका मैंने यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों रूप लिया हुआ है। जैसे पहले गंध, ये एक शब्द है। अब गंध से पहले एक लेटर अगर लगेगा, सु, गंध, सुगंध, ये एक शब्द हो गया। गंध के बाद, और ये उपसर्ग है, और क्योंकि ये शब्द से पहले है। अब हम प्रत्यय देख लेते हैं, प्रत्यय वाला शब्द। गंध शब्द के बाद अगर कोई शब्द, अक्षर जुड़ता है तब वो प्रत्यय कहलाता है। तो गंध के साथ हीन, गंधहीन। तो शब्द के पहले उपसर्ग, शब्द के बाद प्रत्यय। गंध से पहले सु, उपसर्ग हो गया, सुगंध एक नया शब्द बन गया। गंध के बाद हीन, गंधहीन, प्रत्यय शब्द हो गया, एक अलग अर्थ निकल रहा है। इसी तरह से जो दूसरा शब्द है वो भी देख लीजिए, सफल। शब्द में अगर उपसर्ग लगेगा असफल, और अगर प्रत्यय लगेगा ता, सफलता। तो इस प्रकार से शब्द के पहले उपसर्ग होता है और शब्द के बाद प्रत्यय होता है, और इस प्रकार से आप अपने शब्दों के माध्यम से उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों यहां पर उपसर्ग के बाद अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत गीत की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आप पिछले जो मैंने कविता जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वही एक्सप्लेनेशन को आपको उसमें लिखना रहेगा। भाषा बिंदु में हम अगला प्रश्न किस प्रकार से हमको समझना लिखना वो देख लीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए। वर्तनी स्पेलिंग एरर, मिस्टेक्स रहती है शब्दों में, उसको आपको ढूंढकर लिखना होता है। अब आपको यहां पर किस प्रकार से दिया जाएगा, 3 शब्द, इनमें से कोई एक सही रहेगा। यदि विश्वास, विश्वास, विश्वास। अब जो सही है उसे मैंने इस रंग में, लाल रंग के आधार पर मैंने इसे इंडिकेट किया हुआ है। एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। मस्तक के लिए 3 शब्द है और अर्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पत्थर के लिए 3 शब्द है, सही शब्द ये रहेगा। उसी प्रकार से अगला जो शब्द है कुरीति, ये सही है और यहाँ पर विकृत रूप के साथ है, अशुद्ध शब्दों के साथ है। शुद्ध आपको इस तरह से लिखना रहेगा। इसके अलावा चिन्ह शब्द है, सही रूप ये है। उसके अलावा इकट्ठा शब्द का सही रूप ये है, और उसके अतिरिक्त जो अन्य दिया गया है खूबसूरत, उसके लिए सही शब्द ये है और अशुद्ध रूप ये है। दोस्तों इस प्रश्न के बाद एक और प्रश्न है उपयोजित लेखन। इसमें निम्नलिखित सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए। अब यहां पर स्वास्थ्य ही संपदा है। कहानी लेखन किस तरह से लिखना चाहिए उसको मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है, कारण वो एक अलग वीडियो बनेगा। आपको कहानी का कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में बैठना चाहिए, पॉइंट्स किस तरह से लिखे जाने चाहिए, तो वो समझाने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बतलाऊंगा, बनाकर दिखलाऊंगा, समझाऊंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से मात्र चंद जो स्वाध्याय के कुछ बिंदु हैं उनको मैंने आपको स्पष्ट किया, कविता का भावार्थ आपको मैंने बतलाया और उसका स्पष्टीकरण आपको दिया कठिन शब्दों के साथ। स्टूडेंट्स, इस आशा के साथ
कि जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो देखकर आनंद की प्रतीति हुई होगी, आपको मज़ा आया होगा। इसी प्रकार के मैं वीडियो एक एक करके आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, जितने भी पोएम दिए गए, सबको मैं एक एक करके आपको मैं समझाने वाला हूँ और वो वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुँचे, इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, उनको भी बोलिए कि वो अपने दोस्तों को भेजें। और यदि कुछ इसमें ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे ज़रूर सूचित करिए, मैं आपको ज़रूर उसका उचित समाधान प्रस्तुत करूंगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।